नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर ET9 स्वदेश पर हम मना रहे हैं ये दिवाली मुस्कान वाली, और आप सभी के चेहरों पर तरक्की की मुस्कान और कामयाबी की मुस्कान अब की बार आए, इसे बिखेरने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा। मिहिर, स्वागत है आपका। दिवाली की शुभकामनाएं और साथ ही आपके नए रोल के लिए भी मुबारकबाद। और नई कमान आपने संभाली है, उसके बाद हमारा ये पहली बार मिलना हो रहा है, तो नया साल, नई दिवाली और नई पोजीशन, क्या कहेंगे? धन्यवाद कविता जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड आपको और आपके दर्शकों को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं और नए संवत की भी खूब खूब शुभकामनाएं। तो जैसे आपने कहा, एक नई शुरुआत है, बिल्कुल काफ़ी एक्साइटेड हूँ हम। हाँ। अब टीम बिल्डिंग चल रहा है, कंपनी बिल्डिंग चल रहा है, तो आई थिंक नेक्स्ट मेनी इयर्स के लिए जो प्लान हो रहा है, हाँ, उसके लिए मैं उत्सुकता से वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बाजार को लेकर तो हम बातचीत करते ही रहेंगे आपके साथ, लेकिन कुछ आपकी दिवाली की यादों के साथ शुरुआत करते हैं चर्चा की, ठीक है? लगातार आपसे बाजार पर लोग सलाह मशवरा करते रहते होंगे। दिवाली खूबसूरती से बनाना हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी यादगार होगी दिवाली की जो आपको अभी भी याद है और जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? ये तो टफ वन है लेकिन हर साल इतना खास होता है ना दिवाली का। अब मैं ये कहूँगा कि हम क्या कहें, हम एज अ कपल वी आर नाउ एम्प्टी नेस्टर्स। अच्छा। हाँ, तो जो 2 बच्चे थे अभी, हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, एक जॉब कर रहा है। अच्छा। तो जो 3-4 साल पहले जो थी, हाँ, वो वाली दिवाली अब नहीं रही, बट जो उसकी जो यादें हैं वो अभी भी बहुत वार्म है। जिस तरह से हम फैमिली एज अ फैमिली जो दिवाली सेलिब्रेट करते थे, हाँ, उस तरह वो यादें अभी भी फ्रेश हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से उसको रिक्रिएट करने के लिए हम दिवाली नहीं, लेकिन जब न्यू ईयर्स की ब्रेक आती है तो फैमिली रियूनियन हो जाती है हमारी, है तो वो हमारी दिवाली हो जाती है। बिल्कुल। और बाजार की चाल कितनी यादगार है अब की बार? बाजार की तो ये रिकॉर्ड चाल है, ये तो ड्रीम रन मैं कहूँगा, क्योंकि सेंसेक्स 1979 में स्टार्ट हुआ था, तब से सेंसेक्स की सीरीज है। तो लगातार साल ब साल अगर हम स्ट्रीक देखें तो 7 साल तक मैक्सिमम सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो 1988 से लेकर 1994 का जो माहौल था, उसमें हर साल सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिया था। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेंसेक्स 7 साल लगातार पॉजिटिव रहा हो। लेकिन अब 2023 में सेंसेक्स 6 to 7% ऊपर है, और ये 8वां साल है कि हम पॉजिटिव रिटर्न दिखा सकते हैं। तो अगर सेंसेक्स ये लेवल पे बंद होता है तो ये एक रिकॉर्ड आई वुड से स्ट्रीक होगा, जिसमें 8 साल सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो दिवाली तो हमारी खुशहाल ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन चिंताओं के बादल क्या छट गए हैं, या आपको लगता है कि अभी भी वो घिरे हुए हैं हमारे लिए? देखिए, मार्केट में चिंता नहीं है तो काम क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो चिंता तो हमेशा रहेगी, कभी लोकल चिंता रहेगी, कभी ग्लोबल चिंता रहेगी, कभी पॉलिटिकल चिंता रहेगी। वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और मार्केट की जो उतार चढ़ाव होता है वो उसकी वजह से ही होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हमारी इंडिया की सिचुएशन, इंडियन मार्केट्स की सिचुएशन है, वो डोमेस्टिकली काफ़ी स्ट्रांग है, फंडामेंटल में भी अच्छा है, और जो फ्लोज हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। जो चिंता की बात है मोस्टली वैश्विक है, ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, जिसमें जियोपॉलिटिक्स की जैसे हम बात कर रहे थे, या तो ओवरऑल स्लोडाउन की बात हो रही है US वगैरह में, तो वो एक ग्लोबल सिचुएशन हमें सपोर्ट नहीं कर रही है इतना। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी और डोमेस्टिक जो फ्लोज हैं वो अभी भी काफ़ी हेल्दी है। लेकिन ब्याज दरों को लेकर तो समीकरण अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जो पॉज लगा हुआ है वो क्या लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि तुरंत तो कटती हुई दिखाई नहीं दे रही है ब्याज दरें, क्या कहेंगे? US में तो अभी 2 से 3 क्वार्टर तक तो कट का कोई संभावना नहीं लग रही है, लेकिन ये करंट सिचुएशन को देख के है। हाँ। मेरी जो एनालिसिस और रादर मेरी जो एस्टिमेट्स हैं, मुझे लगता है कि US इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी शार्प तरीके से स्लो डाउन हो रही है। हाँ। तो अगर हम US में देखें तो सर्विसेज जो थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो था वो ऑलरेडी स्लो डाउन दिखा रहा है काफ़ी महीनों से। अब मुझे लगता है सर्विसेज भी स्लो डाउन होंगी, और ये शायद हमारी उम्मीद से ज़्यादा शार्पली स्लो डाउन करेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्वार्टर का जो हम होप कर रहे हैं कि रेट कट होगी, शायद 2 क्वार्टर में भी हो जाए अगर सिचुएशन ऐसी ही रही। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल स्लो डाउन काफ़ी शार्प हो सकता है, शार्पर देन एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो ये एक जो है, मुझे लगता है कि पीक ऑफ इंटरेस्ट रेट्स तो हम देख चुके हैं ग्लोबली एज वेल एज लोकली। अब कटना कब शुरू होगा वो क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इंडिया तो 2 क्वार्टर तक लग नहीं रहा, यूएस में भी अभी तक नहीं लग रहा है, लेकिन एज आई सेड सिचुएशन अभी भी डायनेमिक है। तो मतलब
लोगों की जो ईएमआई है उसकी जो राशि है वो फिलहाल बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि टेन्योर तो सबने बढ़ा लिया है बट राशि घटती हुई भी नहीं दिखाई दे रही, घटती हुई नहीं दिखाई दे रही Immediately, है ना। लेकिन क्या लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं? डिमांड आउटलुक की अगर हम बात करें, जो हम सबको बहुत उम्मीदें होती, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है तमाम तरह के सेक्टर्स में जहां पर बम्पर डिमांड की उम्मीद की जाती है, बहुत उम्दा रिकवरी की डिमांड संभावना होती, उम्मीदें होती है, क्या वो उभरती हुई दिखाई दे रही है? मिक्स्ड सिग्नल्स है मैं कहूँगा। और अगर हम थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो हमारी जो पोस्ट कोविड रिकवरी हुई है वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि के शेप्ड है। के शेप में जो होता है हायर एंड बेटर करता है, लोअर एंड जो है इतना अच्छा नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से हमारी रिकवरी भी ऐसी रही है। सेगमेंट बाय सेगमेंट अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल कार्स में एंट्री लेवल कार अच्छा नहीं कर रही है, प्रीमियम कार अच्छा कर रही है। एसयूवीज जो ज़्यादा महंगे होते हैं वो कार से भी अच्छा कर रहे हैं, प्रीमियम कार से भी अच्छा कर रहे हैं। तो उसमें प्रीमियम में भी एसयूवीज अच्छा कर रहे हैं। घर देखें तो एंट्री लेवल हाउसिंग है, लो कॉस्ट हाउसिंग है, उसमें इतना अट्रैक्शन नहीं है। ग्रोथ है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो लग्जरी हाउसिंग है, हम देखें कि गुड़गांव में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और 8,000 करोड़ का सेल्स हो गया थोड़े दिनों में। तो जो लग्जरी हाउसिंग है, लग्जरी है, उसमें डिमांड अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। इवन फॉर एग्जांपल इन अदर सेगमेंट्स लाइक मोबाइल फोन्स में देखें या तो टीवी में देखें तो बड़े टीवी ज़्यादा बिक रहे हैं, लोअर एंड टीवी कम बिक रहे हैं। तो एक के शेप है जहाँ पे जो हायर इनकम लेवल्स हैं उनकी सिचुएशन बेटर हुई है कंपेयर टू 2020-22। लोअर में भी रिकवरी हुई है बट इतनी तेज़ी से नहीं हो रही है। उम्मीद ये है कि हायर अगर सस्टेन करता है तो लोअर को भी अपने साथ खींच लेगा। और ये मेरी उम्मीद है कि ये जो हार्वेस्ट सीजन आएगी, फसल कटेगी, उसके बाद जो रिकवरी आएगी वो मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी रूरल में भी। तो फिर हमारी जो ओवरऑल बैलेंस है वो अच्छी हो जाएगी। ओके, तो अब ऐसे में ऐसे कौन कौन से कमाई के मौके हैं जो आपके रडार में हैं? क्योंकि अब आने वाला जो समीकरण हमें दिखाई दे रहा है बहुत चिंताजनक वाला नहीं है, लेकिन साथ ही इलेक्शंस का भी त्यौहार है हमारे देश में। तो इसको अब तस्वीर किस तरह उभरती हुई दिखाई दे रही है बाजार के लिए? कमाई के कहाँ मौके हैं? देखिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी जैसे लोकल इकोनॉमी अच्छा कर रही है, उसमें दो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट्स जो होती है और एक कंजम्पशन होती है। कंजम्पशन की हमने बात की कि हायर एंड में अच्छा हो रहा है लेकिन लोअर एंड की उम्मीद है कि रिकवर कर जाएगी, आज नहीं तो कल करेगी। लोअर एंड मुझे लगता है कि इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा रहेगा और आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर गवर्नमेंट इसके लिए और पॉपुलिस्ट मेजर या सपोर्ट लोअर एंड के लिए करे। हमने एक अनाउंसमेंट भी देखी ओवर द वीकेंड कि जो फूड जो था सब्सिडी उसको एक्सटेंड की जा रही है 5 साल के लिए। तो मेरे ख्याल से इस तरह के मेजर्स जो है लोअर एंड के सपोर्ट के लिए वो इलेक्शन ईयर में स्वाभाविक है। और जैसे हमने देखा कि अगर इनकम लेवल्स इतने नहीं बढ़े तो सपोर्ट की ज़रूरत भी है। अब चाहे हम पॉपुलिस्ट कहें कि नेसेसिटी कहें, बट ये मुझे लगता है हो सकता है। उसमें क्या होगा कि जो FMCG स्टॉक्स है फॉर एग्जाम्पल, और काफ़ी जो लोअर टिकट कंजम्पशन के आइटम के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है और स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं। तो अगर ये इस तरह का सपोर्ट अगर आता है तो ये वैल्यू अच्छी बन जाएगी इसमें, और इसमें एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन अ अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट। तो ये एक पोटेंशियल मौका मैं देखूंगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो अच्छा चल रहा है, वैसे भी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट्स में आ रहा है, और रियल एस्टेट में भी जैसे हमने डिस्कस किया डिमांड अच्छी आ रही है लिस्टेड कंपनीज में खास करके। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टमेंट्स और या तो सपोर्टेड इन्वेस्टमेंट्स लाइक PLI स्कीम हम जो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की खुद की स्पेंडिंग जो डिफेंस में कर रहे हैं, रेलवे में कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स थीम तो वैसे भी ठीक चल रही है। तो एक इंजन तो अपना अच्छा चल रहा है, दूसरा इंजन ठीक चल रहा है लेकिन और बेटर करने की उम्मीद है। तो आपकी पर्सनल शॉपिंग लिस्ट में अभी क्या क्या होगा फिर? मेरे ख्याल से अगर ग्रोथ आती है तो फिनेंशियल सबसे पहले ग्रो करते हैं, और हमारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें अच्छी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, कैपिटलाइज अच्छा किया है, बैंक्स ने अपने आप को इक्विटी रेज की है, NPAs के प्रोविजंस कर दिए हैं। तो NBFCs और बैंक्स दोनों ने अपनी बैलेंस शीट को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। रिटेल क्रेडिट तो वैसे भी अच्छी ग्रो कर रही है, कॉर्पोरेट क्रेडिट इतना ग्रो नहीं कर रही थी, बट मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी जोर पकड़ती है तो कॉर्पोरेट क्रेडिट भी वापस आएगी। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग वैल्यूएशन भी ठीक है, ग्रोथ की उम्मीद है, और मार्जिन्स का भी इतना इश्यू नहीं है। तो ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। और ये भी है कि हमने देखा कि
लास्ट पिछले 12 महीनों में एक्चुअली देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है, एनबीएफसीज ने बेटर किया है, तो मेरे ख्याल से अब बैंक्स वापस आउट परफॉर्म कर सकती है। कुछ बॉन्ड यील्ड्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि यूएस के अगर 10 ईयर 10 ईयर्स की अगर हम बात करें 5 के बाद अब 4.5 के आसपास आती हुई सिमटती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसी रेंज में हम घूमता हुआ इसको देखेंगे, या आपको लगता है कि यहाँ से भी अब कुछ और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? मेरे ख्याल से एक बड़ा करेक्शन तो हो चुका है, लेकिन यूएस में प्रॉब्लम सप्लाई डिमांड की भी है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट 5 साल में डेट बढ़ा दिया है, खास करके पोस्ट कोविड एरा में, तो मेरे ख्याल से ये जो डेट रिफाइनेंसिंग है वो भी एक बड़ा इश्यू होते जा रहा है। और पहले क्या था कि ऑलमोस्ट 10 साल के लिए इंटरेस्ट रेट्स 2% पे थे, 2%, 0%, 1% ऐसे करके थे, तो उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो बहुत कम होती थी। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट 4 और 5% पे आ रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। तो एक डेट स्पाइरल हो रही है यूएस और यूरोप में, वो मेरे ख्याल से एक इंटरेस्ट रेट्स पे बॉटम बना देगी। तो अब मुझे नहीं लगता कि जो हमने 2% या 1% के इंटरेस्ट रेट देखे थे वो जल्दी आएंगे, शायद 4 तक जा सकें, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है और ये बोरोइंग का कॉस्ट का भी इशू आ रहा है। तो भारत में क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी तो रेट कट होता हुआ नहीं देखेंगे, रेट पॉज जो है वो लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी मौके क्या है आपके पास, अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और फिक्स्ड इनकम की ओर थोड़ा सा अपना रुझान रखना चाहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल सकते हैं पैसे? बिल्कुल, फिक्स डिपॉजिट में भी डाल सकते हैं और बॉन्ड फंड्स में भी डाल सकते हैं। क्योंकि कितनी अवधि के लिए फिर? तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, रिलेटिव वैल्यूएशन एसेट एलोकेशन की बात करें, ठीक है, तो 2020 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सारा पैसा इक्विटी में डालने की, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे, मार्केट क्रैश हो गया था। और वो टाइम पे जिस तरह से गवर्नमेंट ने रेट कट किया, तो उसकी वजह से हमने एक रेट साइकिल देखा, तो बॉन्ड्स में भी पैसे बने, बट इक्विटी में तो बहुत ज़्यादा पैसे बने। तो 3 साल पहले इक्विटी वॉज अ नो ब्रेनर, क्योंकि वैल्यूएशंस रिलेटिवली बहुत अच्छे थे। अब इक्विटी मार्केट चल चुका है, वैल्यूएशंस इन सम पॉकेट्स थोड़े ज़्यादा हैं, खास करके मिड एंड स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में रीजनेबल है, लेकिन जो जितने चीप 2 साल पहले थे या 3 साल पहले थे उतने चीप नहीं रहे। उसके बाद क्या हुआ है कि ऑन द अदर हैंड फिक्स्ड इनकम में हमने रेट्स बढ़ाए हैं, तो बॉन्ड फंड्स या बॉन्ड यील्ड्स देखें, बॉन्ड फंड रिटर्न कम आए क्योंकि रेट्स बढ़े हैं और यील्ड्स बढ़ चुके हैं। तो अब मैं कहूँगा इक्विटीज़ ओके वैल्यूएशंस पे हैं, बॉन्ड्स बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ गए हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि इंडिया में जैसे हमने डिस्कस किया कि रेट हाइक तो डेफिनेटली लग नहीं रही है, शायद रेट कट भी हो सके इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो जब रेट कट होती है तो बॉन्ड्स अच्छे करते हैं, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, बॉन्ड फंड्स के भी एनएवीज बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बैलेंस है, मैं कहूँगा अगर 100% इक्विटी कॉन्फिडेंस था 2 साल 3 साल पहले, तो मैं कब कहूँगा अब थोड़ा पोर्शन हमें फिक्स्ड इनकम में डालना चाहिए, या चाहे एफडी में डालें या तो बॉन्ड फंड्स में डालें, क्योंकि probability of rates going up is much lesser than probability of rates going down। और जब रेट्स नीचे जाते हैं तो बॉन्ड फंड्स में भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। बिल्कुल। तो अवधि कितनी प्ले करें, 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा का नजरिया रख सकते हैं? अगर आप फिक्स्ड इनकम के लिए आई थिंक 2 से 3 साल का तो व्यू लेना चाहिए मिनिमम। इक्विटीज के लिए और भी ज्यादा लंबा व्यू लेना चाहिए। बिल्कुल। अक्रॉस मार्केट कैप्स फिर मिड कैप स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर फिलहाल कम करें, लार्ज कैप में बढ़ा दें? डेफिनेटली, अगर इंडेक्स लेवल पे देखें तो लार्ज कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन मच बेटर लग रहा है, लेकिन जो एक्साइटिंग सेगमेंट्स है, एक्साइटिंग सेक्टर्स हैं, वो जहाँ कमाई तो ऑफ कोर्स सब जगह करनी है हमें, लेकिन हम रिलेटिवली देखें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स की सिलेक्शन और जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं वो सारे मिड एंड स्मॉल कैप में होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कह रही है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लोकली करो, तो उसमें प्लेस लार्ज कैप्स में तो आपको मिलेंगे नहीं। ऐसी कंपनी लार्ज कैप में तो है नहीं जहाँ पे एक लार्ज पोर्शन ऑफ देयर बिजनेस कम्स फ्रॉम से डिफेंस। रेलवेज जो है वो बहुत अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। 3 साल पहले रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था 80,000 करोड़, अब उन्होंने 2,40,000 ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया है। तो रेलवेज को सप्लाई करने वाली सर्विसेज एंड गुड्स जो हैं बनाने वाली कंपनी, वो लार्ज कैप में होती है, लेकिन उनके टर्नओवर का स्मॉल पोर्शन रेलवेज होता है। तो बड़ा टर्नओवर जो रेलवेज से करे एज अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर ओन बिजनेस, वो टिपिकली स्मॉल एंड मिड कैप्स में ही होते हैं। तो ऐसी जो एक्साइटिंग थीम्स हैं, पीएलआई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, पीएलआई केमिकल्स में काफ़ी सारी, फार्मा में काफ़ी सारी कंपनी, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ऑटो एंसिलरीज, ये मिड एंड स्मॉल कैप में हमें मिलते हैं। तो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में हमें पिक एंड चूज करना है तो वहीं जाना पड़ेगा। बट जितना ईजी 3 साल पहले था पैसा बनाना, उतना ईजी अब नहीं है।
तो अब ऐसे में वो जो कंपनीज और सेक्टर्स जो कि अब चल चुके हैं, जहाँ से शायद एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको अब लागू कर देनी चाहिए, एक्टिवेट कर देनी चाहिए, वो कौन कौन सी होगी? देखिए, एग्जिट डिपेंड्स ऑन योर टाइम फ्रेम। अगर आप एक साल के टाइम फ्रेम से आए हैं तो फिर इक्विटीज में नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक साल का तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। अगर 3 या 5 साल का व्यू लेके आए तो एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू पिक द राइट स्टॉक, अच्छी क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं वो आपने अगर कंपाउंडिंग के व्यू से लिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे बेचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि स्टॉक 15% गिर भी जाए, 20% गिर भी जाए, लेकिन जब गिरता है तो कोई खरीद नहीं पाता वापस। तो आज अगर बेच के अगर कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ आ रहे हैं तो ये 15-20% की वॉलेटिलिटी हमें देखने की तैयारी होनी चाहिए हमेशा। तो अगर पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं तो उसे टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, कंपाउंडिंग करने दीजिए, उसको होल्ड करते हैं। नज़रिए से अब बात करते हैं थोड़ा सा, जहाँ तक एसआईपी के आंकड़े हैं 16,000 करोड़ के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्री लेवल पर हम देख रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा लंबी अवधि के निवेश को लेकर समझ आनी शुरू हो गई है, जोखिम को लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी ऐसी कौन सी सीख है जब लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आप इतने लोगों से बात करते हैं, रूबरू होते हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर ऐसी कौन सी सीख है जो आपको लगता है कि अभी भी मिसिंग है, जो वो लिंक आपको लगता है कि उनको नहीं पता और पता होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सेबी ने स्टडी किया है, एमपी ने स्टडी किया है कि जो ट्रेडर्स हैं उसमें से 90+% लोग पैसा गंवाते हैं, बट फिर भी लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ट्रेडिंग में पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ऑफकोर्स 1%, 2%, 5% लोग स्मार्ट होते ही हैं, वो पैसा बनाते हैं, बट क्या आपके पास इतना टाइम और रिसोर्स है कि आप वो 1% तक जा सके? सही बात है। तो वो एक सबसे बड़ी बात है कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाना बहुत आसान है, उसमें टाइम चाहिए, लेकिन वो बोरिंग भी तो है। बोरिंग भी है, एग्जैक्टली। तो आप देखिए, मल्टी बैगर की अगर बात करें जी। तो सेंसेक्स, मैंने जैसे कहा 1979 से सेंसेक्स की सीरीज है। आज सेंसेक्स 60,000 के करीब है, स्टार्ट हुआ था 100 पे। सो 1979 में सेंसेक्स 100 था, आज 60,000 है। तो अब कहाँ मल्टी बैगर ढूंढना है? इंडेक्स इटसेल्फ इज अ मल्टी बैगर। एग्जैक्टली, तो टोटली। बट वो 100 का 60,000 कितने लोगों ने पकड़ा होगा? सही कह रहे हैं। तो ये तो टाइम से ही होगा ना। 100 रुपये अगर आपने 1979 में डाला था और सो गए होते थे, तब जाके 60,000 बनता था। अगर बीच में एंट्री एग्जिट करते थे तो बहुत सारा मूव मिस हो जाता था। बिल्कुल। इसके लिए बहुत समझ चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, धीरज चाहिए, और मेरे ख्याल से सही हैंड होल्डिंग भी चाहिए। अब क्योंकि मैं हैंड होल्डिंग की बात कर रही हूँ तो आजकल ये नॉइज़ बहुत है, लोगों के पास नॉलेज अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोग हैं जो आपको बताते हैं ये सही है आपके लिए, ये गलत है आपके लिए। कैसे फिल्टर करें, कैसे समझें कि ये हमारे लिए सही है और जो हमें सलाह दे रहे हैं क्या वो भी विश्वास पात्र हैं या नहीं? बिल्कुल। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट में आपने जैसे कहा नॉलेज अवेलेबल है, और नॉलेज अवेलेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, बट अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इज अ एक्ट ऑफ विजडम। और वो नॉलेज कब बनती है? जब आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, उसको एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ बेसिस बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो तब जाके उसको नॉलेज बनती है। और विजडम जब बनती है कि जो नॉलेज आपने इम्प्लीमेंट किया, उसमें से जो मिस्टेक्स की, वो जाके फिर विजडम बनती है। तो बट ये विजडम, बिकॉज ये ट्रायल एंड एरर है, एक्सपीरियंस है, वो टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो खुद से अगर कर रहे हैं तो कॉमन सेंस को ना छोड़ दें, मोमेंटम को ट्रेड ना करें, और इसमें आपके व्यू के अलावा किसी का व्यू मायने नहीं रखता। जस्ट बिकॉज समबडी हैज सेड समथिंग डज नॉट मीन एनीथिंग, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनके मोटिव्स अलग है। आपके मोटिव्स आप जानते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट आप जानते हैं। तो नो योर इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट नोइंग योरसेल्फ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ट्रू, बिल्कुल। कि देखिए, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो 50% मार्क टू मार्केट नेगेटिव देख के भी सो जाते हैं। अगर आप में इतनी क्षमता है और इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि आपका 100 रुपये 50 रुपया हो गया बिकॉज ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, आप आराम से सो सके, तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर और डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन सकते हो। बट अगर आपने लेवरेज की है, अगर आपने ओवर एक्सटेंड कर दिया है, तो 5% मार्केट फॉल होने से भी आपकी मार्जिन कॉल आ जाएगी, और आपको कन्विक्शन है फिर भी आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपको मार्जिन कॉल से बेचना ही पड़ेगा। तो लेवरेज करना
बिल्कुल डेंजरस है, और अपने आप को जानना और इन्वेस्टमेंट को जानना इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए म्यूचुअल फंड का रास्ता आप अपना सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, बिल्कुल। है ना। किस तरह से तमाम जितने भी निवेश के विकल्प हैं उनके मुकाबले अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, एम्फी का भी कैंपेन है म्यूचुअल फंड सही है, कैसे? देखिए, एज आई सेड, इन्वेस्टमेंट इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी नॉलेज चाहिए, थोड़ी इंटेलिजेंस चाहिए, थोड़ी कॉमन सेंस चाहिए और लॉट्स ऑफ पेशेंस चाहिए। हाँ। ठीक है, तो ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन इज दैट योर फुल टाइम जॉब? बिकॉज इतने सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना, इतनी सारी कंपनीज को स्टडी करना, मीटिंग करना, समझ के फिर डिसीजन लेना, वो नामुमकिन नहीं है, लेकिन इट टेक्स टाइम। और अगर आपका ये फुल टाइम जॉब नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू डू इट। सो माइट एज वेल लीव इट टू द प्रोफेशनल्स, और दैट्स व्हाट वी डू। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड में आप अगर एक्टिव का रास्ता अपना रहे हैं तो कम से कम फंड मैनेजर पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पैसिव भी तूल पकड़ रहा है ना। और लोगों में ये बहुत सारी डिबेट है, और हम यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ठीक है, लार्ज कैप में तो लोग पैसिव की ओर बढ़ गए हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में भी लोगों का रुझान अब पैसिव की ओर जाने का है। इस रुझान को आप कैसे देखते हैं? वेस्ट में तो हम सब जानते हैं कि वहीं पर वैसा ही कल्चर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अल्फा कमाना मुश्किल होता है फंड मैनेजर्स के लिए, लेकिन भारत में तो सिनेरियो अभी भी अलग है। तो अगर किसी को पैसिव स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो में अपनानी है तो वो किस तरह के स्ट्रैटेजी अपनाए? देखिए, पैसिव और एक्टिव का डिबेट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमेशा इंटरेस्टिंग है। लाइक हम देखें तो पिछले 2-3 सालों में एक्चुअली इंडिया में एक्टिव फंड मैनेजर्स ने अच्छा किया है, एक्सेप्ट फॉर द मिड कैप सेगमेंट। मिड कैप सेगमेंट बिकॉज देयर वर सर्टेन स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा चल गए और काफ़ी लोगों के पास नहीं थे फॉर वेरियस रीजंस, तो मिड कैप कैटेगरी में अंडर परफॉर्मेंस आई है। लेकिन बाकी जो कैटेगरी देखें, लार्ज और फ्लेक्सी कैप में, तो म्यूचुअल फंड ने आउट परफॉर्म किया है। उसके पहले एक माहौल ऐसा, थोड़े साल ऐसे भी थे जहाँ अंडर परफॉर्म किया, तो ये साइकिल्स रहती हैं। हाँ। यूएस में अगर देखें तो आप कहेंगे कि S&P ने एक्स रिटर्न दिया है तो वहाँ तो पैसिव करके बैठ जाएं, बट अगर आप देखें तो नैस्डैक ने S&P से बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, और सारा टेक्नोलॉजी सेक्टर है। तो अगर आप नैस्डैक और टेक्नोलॉजी पे ओवरवेट नहीं थे तो आपने सारी अपसाइड मिस कर दी। तो वहाँ पे भी एक एक्टिव कॉल तो लेना ही पड़ता था आपको। आपको सारा नैस्डैक कैप्चर करना था, या एटलीस्ट पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अपसाइड। तो ये सब्जेक्टिव है, अगेन चॉइस है, कॉस्ट की भी बात है। लेकिन मुझे लगता है इंडिया जैसी मार्केट जहाँ पे नए नए सेक्टर हमेशा उभर के आते हैं, इट्स अ इमर्जिंग मार्केट, राइट। हमारी इकोनॉमी अभी इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बट बन रही है। तो ये जो नए सेगमेंट्स आते हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें मुझे लगता है सेगमेंट्स और सब सेगमेंट्स नए नए उभर के कंटिन्यूसली आ रहे हैं। काफ़ी डायनेमिक मार्केट है हमारा, तो इसमें एक्टिव का मेरे ख्याल से हमेशा रोल रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, एएमसी लेवल पर अब आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से आगे बढ़ने की योजना है? क्योंकि ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि कंपटीशन नहीं है, हम देख रहे हैं पिछले एक आधा सालों में बहुत सारी एएमसी रजिस्टर भी हुई हैं, धड़ाधड़ फंड्स भी लॉन्च कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो स्ट्रिक्टली पैसिव का रूट अपना रही हैं। आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से बाजार में एंट्री होगी और कितना अलग अपने आप को आप पेश कर पाएंगे? बिल्कुल। सो मैं ये कहूँगा कि एक हमारा जो अप्रोच है दैट विल बी आवर डिफरेंशिएटर। क्योंकि हम जो है, हमारी टीम जो बन रही है, और जो ग्रुप की जो बैकग्राउंड है, तो हमें लगता है एक स्टॉक या कंपनी एनालिसिस में हम एक डिफरेंशिएटेड इनसाइट ला सकते हैं। और हम काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से देख सकते हैं, शायद मार्केट से आगे या मार्केट से ज़्यादा देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ आवर कलेक्टिव विजडम ऑफ द टीम एंड एक्सपीरियंस। तो ये इनसाइट्स धीरे धीरे करके हमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हम आपको दिखेगा एज वी बिल्ड आउट द पोर्टफोलियो। बट ये मुझे लगता है ये हमारी एज रहेगी, और इट विल बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी डिसिप्लिन्ड प्रोसेस विच विल बी वेरी वेल कम्युनिकेटेड। तो मुझे लगता है ये एक एज है जो हमारी स्टॉक या कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए देखने की, वो ईजी है बोलना, लेकिन इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। बट एज ए ग्रुप वी हैव डन इट इन द पास्ट, एंड मुझे लगता है कि ये हमारी कटिंग एज रहेगी। और फंड्स का बुके कैसा होगा? हम मोस्ट लाइकली स्टार्ट तो डिवर्सिफाइड या फ्लेक्सी कैप फंड से ही करेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सेगमेंट्स। तो फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कहाँ डालना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, वो फ्लेक्सी कैप फंड में मिल जाती है। तो मोस्ट लाइकली हमारा जो ऑफरिंग होगा वहीं से शुरू होगा। चलिए, चर्चा को भी समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते ये दिवाली मुस्कान वाली दर्शकों को आप कैसी बधाई देंगे? बिल्कुल, दर्शकों को तो अगेन आपको और आपके फैमिलीज़ को खूब खूब शुभकामनाएं नए साल की और दिवाली की। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है,
उसमें हम अगर कहें तो एक बाई करना होता है और एक सेल करना होता है, लेकिन एक बीच का स्टेप जो है वो लोग भूल जाते हैं कि होल्ड भी करना होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में अगर देखें कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्होंने मल्टी बैगर कमाए हैं, वो बाइंग से तो होता ही है, सेलिंग से भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनकी जो वैल्यू एडिशन होती है वो होल्डिंग से होती है, क्योंकि होल्डिंग में ही आपको कंपाउंडिंग की बेनिफिट मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, होल्डिंग में पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, भी उसको करना नहीं होता है कुछ, आपको सिर्फ लेके बैठना है। तो बाई, होल्ड एंड सेल में होल्ड को ना भूलें, क्योंकि ये जो होल्ड है, जैसे हमने डिस्कस किया, सेंसेक्स 100 से 60,000 हुआ है, वो होल्ड से ही हुआ है। और पीपल हु बॉट एंड होल्ड फॉर एंड हेल्ड फॉर 40 years हैव एक्चुअली मेड द 600 बैगर इन द इंडेक्स ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से इंडिया स्टोरी पे कॉन्फिडेंस रखें, पेशेंस रखें और लॉन्ग टर्म के लिए अपना वेल्थ क्रिएट करें। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आपको शिरकत भी। की खास मौके पर। और दर्शकों को भी हम यही कहेंगे कि दिवाली जो है आप खूब सारी खुशियों के साथ मनाएं। बहुत बधाइयाँ आपको। और हाँ, शॉपिंग कर रहे हैं तो अब की बार ज़रा यूनिट्स की भी शॉपिंग करने के बारे में सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शो देखने के लिए। नमस्कार।